आज की खुसूसी ये प्रोग्राम रमज़ान मुबारक में दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, और आज 17 रमज़ान है और मैं मुदस्सर इकबाल और मेरे साथ सहर ज़ुहैब आज 17 रमज़ान के इफ्तार की जानिब बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और आज का दिन एक और वजह से बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि दीन इस्लाम का ये इंतहाई तारीख़ी दिन है। जैसे कुरान में यौम फ़ुरक़ान कहा गया, कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामा थे, तो अल्लाह से डरो कि कहीं तुम शुक्रगुजार हो। बिल्कुल, और तारीख़ इस्लाम का आज वो अजीम शान यादगार दिन है नाज़रीन, जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली फैसला कुन जंग लड़ी गई और मुट्ठी भर मुसलमानों को कुफ़ार के लश्कर पर फ़तेह अजीम हासिल हुई। इस्लाम की पहली जंग में जहाँ मुसलमानों की तादाद 313 थी जबकि कुफ़ार की तादाद 1000 से ज़ायद थी, लेकिन मुसलमानों ने कुफ़ार के दुगने तिगने लश्कर से मुकाबला किया और ऐसी फतह पाई कि इस्लाम का बोलबाला हुआ। आज के प्रोग्राम में जंग बदर के हवाले से हम उलमा कराम से गुफ्तगू भी करेंगे, उसी सेगमेंट शामिल होगा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इस वक्त सियासी माहौल खासा अगर मैं उस पर भी बात करना बहुत ज़्यादा बिल्कुल, और वो खबर जिस पे काफ़ी बात हो रही है वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया जिस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, उसी के तनाजुर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात हुई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही है। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए और मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर और अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी इस मुलाकात में शरीक हैं, जिसके बाद अब से कुछ देर बाद वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर और अटर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर रवान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। बिल्कुल, और फुल कोर्ट भी तश्कील दे दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से इस मुलाकात के बाद। तो अब बड़ा एक अहम मामला ये जो पाकिस्तान की सियासत में हुआ है, इस पर अब कुछ ही देर में बाकायदा जब हुकूमती मौक़िफ़ सामने आएगा, रियासती मौक़िफ़ सामने आएगा, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन अब कुछ एक बड़ा अहम मामला है जिसकी बाज़गश्त हमने पिछली 2 हुकूमतों के दौरान भी सुनते रहे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया है। और अब बहरहाल अब रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की बात हो रही है। पाकिस्तान में नाज़रीन गली मोहल्लों के परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाया जा रहा है, जिसकी वजह IMF का मुतालबा है। IMF को इन 30 लाख परचून फरोशों के टैक्स नादहिंदा होने पर शिकवा था, जिनकी सेल लाखों में है। लेकिन अहम मसला ये है कितनी ज़्यादा दुकानों की गिनती कैसे होगी और ये प्रोसेस कितने वक्त में मुकम्मल होगा। बिल्कुल, सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे मुआशिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाखों ऐसे दुकानदार हैं टैक्स नेट में है नहीं। अब ये खासा बड़ा और पेचीदा मामला हमने पिछली 2 हुकूमतों में देखा, कोशिश हुई लेकिन अमल नहीं हो पाया। क्या ये इतना आसान है और इनको टैक्स नेट में लाने का अमल मुमकिन हो सकता है? देखिए, एक तो बात ये दुरुस्त है कि हमने IMF को लिख के दिया था कि हम जनवरी 2024 से ये अमल शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये था कि हम बिजली के बिलों से जो 35 लाख ये जो ऐसे लोग हैं इनका जो डेटा हमारे पास मौजूद है थ्रू दी कमर्शियल कनेक्शंस, ये वहाँ से डेटा लिया जा रहा है, इसको देखते हुए ये हम काम शुरू कर देंगे। हमने जनवरी में नहीं किया, सो अब अप्रैल 1 को इसलिए भी करना पड़ रहा है बिकॉज अप्रैल मिड या एंड में हमने बोर्ड में लेकर जाना है अपना स्टैंड बाय अरेंजमेंट कंप्लीशन के लिए। ये बात अब IMF की हद तक कर ली गई, पर आगे देखिए ना कि क्या हमें अपने लिए ये काम करना है कि नहीं करना। अगर रिटेल और होलसेल इतना बड़ा हुजम है इसका आपकी इकॉनमी में, तो क्या आप चाहते हैं कि ये काम करें या ना करें, ये फैसला तो आपने करना है। पर आपको भी यही फैसला करना चाहिए ना कि इन भाई बहनों को जो ये दुकान चलाते हैं, जो ये कारोबार करते हैं, ये इन्होंने गोदाउन बनाया हुआ है, जो भी काम वहाँ पे कर रहे हैं, इनको भी उतना ही टैक्स देना चाहिए अपने स्टोर, शॉप, वेयर हाउस से, जो कि हम और आप या कोई बिजनेस या कोई और तबका कमर्शियल एंटरप्राइज दे रहा है। सो दैट इज़ द बेसिक थिंग। क्या ये करना आसान होगा? ये आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, ये तो अभी 35 लाख का एक डेटा है। मैं तो ये कहता हूँ इस डेटे को देखिए करेंगे। सिर्फ कहना कि जी टैक्स नेट में लेके आना है और इनको भी हमने रजिस्टर करना, ये कहना बहुत आसान है,
लेकिन इसको करना किस तरह है, वो मैकेनिज्म क्या होगा, इस पर जाहिर है बात होनी है, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है यहाँ पर जब कोई इस तरह का नोटिस आता है तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि भत्ता वसूली के लिए निकल जाते हैं कि भाई आप इतने पैसे हमें दें तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी या फिर आपको इस प्रोसेस में यानी कि शामिल कर लिया जाएगा। जब तक हमारा कैश डिजिटलाइज नहीं होगा तब तक कैसे पॉसिबल है कि हमें पता चले कि टर्नओवर क्या है, कितने की सेल्स हो रही हैं, छोटा दुकानदार कितना पैसा कमा रहा है, खर्च कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है इन सब मतलब इकदामात के बावजूद? तो ये बात सही है आपकी। देखिए ये तो है काम जो हमें आज से कई दिहाइयों पहले थ्रू दी टैक्स सिस्टम कर लेना चाहिए था। आज जहाँ खड़े हैं वहाँ फिर यही कह रहे हैं कि आपकी दुकान का अगर एक इतना हुजम है उस पर एक इतनी इनकम सोची जाएगी और उस पर एक इतना टैक्स लिया जाएगा। सो ये काइंड ऑफ फिक्स्ड इनकम स्कीम है। अगर आप उस थ्रेशोल्ड में भी नहीं आएंगे तो आपसे 1200 रुपये पर एनम टैक्स लिया जाएगा। अभी तो ये सोच है। ये बात आपकी ठीक है कि ये सारी कंपटीशन ये सब कुछ करना है, पर आई थिंक दैट इज़ द सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज़ कि 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगी, बहुत से लोग नहीं करेंगे, फिर वो जो उनकी कमिटीज़ होती हैं उनको यूज़ किया जाएगा। मैं समझता हूँ अभी ये डिटेल्स जो हैं खुद हुकूमत ने या FPR ने अभी हमारे सामने नहीं रखी। सो लेट्स सी कि वो किस तरह इसको चलाना चाहते हैं। बट ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा, ये इमीडिएटली नहीं होगा, ये बात भी आपकी दुरुस्त है। पर उस तरफ जाने के लिए एटलीस्ट एक सफ़र का आगाज़ है। चलें, मतलब IMF की तयन किया पर शुरू तो कर दिया है। दैट इज़ हाउ आई टेक। भले अब हुकूमत का वक्त पूरा हो जाए ये प्रोसेस को कंप्लीट करते करते, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चलें जी एक अच्छा कुछ शायद इकदाम तो है, हमने शुरुआत तो की। दुरुस्त। देखिए ना, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेल एंड होलसेल का टैक्स और पाकिस्तान की जो हमारी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी सेक्टर है, ये 3 एरियाज हम समझते हैं कि अंडर टैक्स्ड हैं पाकिस्तान में। इनमें टैक्सेशन की बहुत बड़ी गुंजाइश है और कुछ तो इसमें से बिल्कुल टैक्स के नेट में है ही नहीं। सो ये काम तो हमें करना पड़ेगा और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पैसे IMF से मांग कर या दुनिया भर से मांग कर ही चलाते रहेंगे। टैक्स टू GDP कम है, उसको बढ़ाने के लिए आपको ये इकदामात लेने पड़ेंगे। टैक्स गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह जो सेल्स टैक्स की रजीम है उसमें बहुत बड़ा टैक्स गैप है। इसी तरह पाकिस्तान की टैक्स एग्जेम्पशंस हैं। ये सारे कामों की तरफ हमें बढ़ना तो पड़ेगा। अभी तो हम आसान काम करते हैं। डॉक्टर इसमें एक पैरेलल ये चीज़ भी हमने पिछले तकरीबन 3 साल से 4 साल से ये देखा कि पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। किसी जगह कोई चीज़ एक महंगी हो रही, दुकानदार कह रहे जी पीछे से महंगी हो गई है। अब जब दुकानदार को पल्ले से कम भी 1200 रुपये पर एनम टैक्स भी देना पड़ेगा तो वो इस तरह से टैक्स बताएगा कि चीज़ें वहाँ बढ़ेंगी, पहले होलसेलर फिर रिटेलर्स। तो इसका मतलब है कि इस टैक्स के नाम पर पहले ही हमारे पास सिस्टम कम था, टैक्स के नाम पर मजीद फिर महंगाई होगी जो आम सारिफ को देना पड़ेगी। ये आपकी बात सही है, पर यूजुअली तो ये होता है कि जो GST है यानी कि उसके निफाज से कीमतें बढ़ती हैं। ये तो एक इनकम टैक्स लागू करने जा रहे हैं हम, यानी कि आपकी जो इनकम है, यानी कि आपने जो कमाई की, खर्चे निकाले, अब आपके पास 1 लाख रुपया बच गया, उस पर हम कह रहे हैं 10,000 रुपये दे दीजिए। सो एक तो बात ये है, पर ये बात भी आपकी दुरुस्त है। देखिए पाकिस्तान के इस निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा ना। पाकिस्तान जहां से प्रोड्यूस करना शुरू करता है अपना फूड की बात कर लेते हैं, वहां से लेके जब तक रिटेलर के पास चीज़ पहुंचती है उसमें पहले तो हमारी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की कमज़ोर है, फिर 15 से 30% लॉसेस हो जाते हैं इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। सो आप समझिए कि ये जो कीमतें इतनी बढ़ी हुई हैं ना, ये प्राइस कंट्रोल जो है ये तो आसान है कह देना हम प्राइस कंट्रोल करना चाहते हैं। रियली दुनिया कोशिश करती है पैदावारी सलाहियत हमारी ठीक हो। सो हम 1 एकड़ से जितनी पैदावार ले रहे हैं लेट से उससे 2 गुना लेना शुरू करें। फिर अगर 30% अजनास ज़ाया ही हो जानी है और उस ज़ाया होने को बचा लें तो 30% ज़्यादा चीज़ें पहुंचेंगी रिटेलर तक, तो उसकी हमें सोचना बड़ी मुख्तलिफ। मैं इसीलिए कहता हूं कि अब जो नई हुकूमत आई है अगर उसने ब्रेक अवे फ्रॉम द पास्ट करना है तो देन गेट ऑन टू द राइट पाथ। और राइट पाथ जो है वो पाकिस्तान की पैदावार बढ़ाना, पाकिस्तान के लॉसेस एग्रीकल्चर के कम करना, ये है राइट पाथ। फिर आएगा कंपटीशन। जब आएगा कंपटीशन तो ये खुद ही कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि आप डीरेगुलेटेड सेक्टर्स में देखते हैं, राइस की कीमत जो है बड़ी डीरेगुलेटेड है, हुकूमत उसमें इंटरफियर नहीं करती। दुनिया भर को भी राइस बेचते हैं, पाकिस्तान में भी कीमत जो है वो स्टेबल ही रहती है।
ठीक है डॉक्टर साहब, आप मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। वेलकम टू बोल के जायके। शेफ मायदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आज भी बड़ी मज़े की डिलीशियस किस्म की रेसिपीज़ हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर करनी है। और वक्त ज़ाया किए बगैर मैं मायदा से कहूँगी कि वो रेसिपीज़ के नाम और इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करें ताकि हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएं। जी सरिश, आज जो हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं जामे शीरी फालूदा और उसके साथ हम बना रहे हैं देसी फ्राइड चिकन जो कि नॉर्थ चिली गार्लिक के साथ सर्व होगी। सरिश, हम बगैर इंतज़ार किए सबसे पहले हम अपने फालूदे की तरफ आ जाते हैं, जामे शीरी फालूदे की तरफ, जो बहुत ही झटपट रेसिपी है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो मिल्क को प्रोसेस करके रख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, आपने मिल्क को बॉईल करना है, उसके अंदर इलायची पाउडर डाल के, ठीक है, थोड़ा सा उसको डाइल्यूट कर लें कि हाफ कप जितना वो डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर शुगर डालनी है तकरीबन 4 टेबलस्पून जितनी। ठीक है, अब हम जो है वो अपना यहाँ पर हमने कुल्फ़ी ली है यहाँ पर। ठीक है, आप कुल्फ़ी के बजाय कोई भी अपनी फ्लेवर की आइसक्रीम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुल्फ़ी ले रहे हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे 2 कुल्फ़ियाँ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मीठे के शौकीन लोगों की ट्रीट है ये भाई, और बहुत ही आसान है। हम इसके साथ जो है वो थोड़ा सा इसके साथ पहले मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, अब हम इसके साथ जो हमारी ये फालूदा सवैयाँ हैं हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे। ना हो तो फालूदे का मजा नहीं आता, इसके बगैर फालूदा बिल्कुल इनकम्प्लीट है। हम इसके ऊपर ये ऐड करेंगे। अच्छा, अगर ये आपको ना मिले तो आप ऑल्टरनेट पे जो हमारी कलर्ड सफाइयाँ होती हैं उसको भी बॉईल करके अच्छा, अक्सर लोग ना जहमत ही नहीं करते कि थोड़ा घर में ट्राई कर लें, अदरवाइज ये बड़े आराम से घर में भी बन सकता है, बहुत ही आराम से। ये हमने इसमें सवैयाँ डाली। मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिन्होंने इतना आसान कर दिया मीठा बनाना, तो आप घर में जनाब ही कुल्फी जमाइए जिस तरह की हमने भी जमी रखी थी, निकाल ली, और उसके बाद उसके ऊपर सवैयाँ डालिए और ये गार्निशिंग थोड़ी सी होती है जी बेसिल सीड्स, तो मलंगा हम इसके ऊपर डालेंगे, जितना आपको पसंद है उतना आप डालें। हम इस पे ये डालेंगे। अब हम जी इसके ऊपर जेली डालेंगे, स्ट्रॉबेरी जेली जो हमने इस पे ली है वो हम डालेंगे। जबरदस्त, क्या बात है यार, आप तो सारी डाइटिंग खराब करा रही हैं जो रमजान। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। 20-17 दिन रोजे रखे हैं तो ये एक दिन तो चलता है। अच्छा, पता है क्या, जो लोग ये मतलब नहीं कंट्रोल कर पाते और रमजान में रोजे रख रहे हैं ना मेरे जैसे, वो कल खैर मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने मायदा कल ना बेहतरीन अंदाज में बिरयानी खाई है। ओहो, कोई बात नहीं, इतना चलता है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे करशी का जामे शीरी जो इसके फ्लेवर को बिल्कुल जबरदस्त बना देगा। अल्लाह, इतना मजे का, और ये ऐसा अच्छा लग रहा है कि मेरा ख्याल है कि बच्चे, मेरा ख्याल है जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं उन्होंने फौरन अपनी माओं को फरमाइश शुरू कर दी होगी कि मामा मुझे ये खाना है। तो बिल्कुल ये आप घर में इजीली बनाइए और बच्चों को अपने खुश कीजिए। बहुत इजी रेसिपी है और जल्दी से बन जाता है, इजी है। और आप कुल्फी के ऊपर आपने कभी जामे शीरी डाल के खाया है? जो मैंने वैसे नहीं खाया, मैं आप खाऊंगी। हमें बहुत मज़े का लगता है कुल्फी पे भी जामे शीरी डाल के, नट्स डाल के। ये देखें जी, हमारा रेडी हो गया। बस टिश्यू से हम इसको साफ़ करेंगे और ये हमारा करशी जामे शीरी से बना हुआ फालूदा रेडी है। आपने देखा हमने इस पर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली और ये कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है जी, अब इसमें हम बता देते हैं 1 लीटर मिल्क था और इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर थी और हाफ कप बॉइल्ड हम लोगों ने इसके साथ ये सवैयाँ इसकी रखी हैं और कार्डेमन पाउडर था, जामे शीरी था और इसके साथ साथ चार्ट पे आप देख भी सकते हैं, लिख लें देख के। इसमें 2 कुल्फ़ियाँ थी, आप वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा जेली आप जमा के इस्तेमाल कीजिए और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर पिस्ताचियो और आलमंड्स हैं जो कि क्रश किए हुए हमने इसके ऊपर डाल दिए और बेसिल सीड्स डाले। हाँ जी, तो अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो हमारी है देसी फ्राइड चिकन जो कि नॉर के चिली गार्लिक के साथ सर्व होगी। हमने इसके अंदर चिकन को पहले से मैरिनेट करके रख लिया है। आप हड्डी वाली चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने इधर बोनलेस चिकन ली है क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाती है। हमने इसमें जो है वो सॉल्ट डाला है 1 टेबलस्पून जितना, रेड चिली पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून और हमने इसके अंदर टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी थोड़ी सी डाली है इस पे कलर देने के लिए। ठीक है जी, हमने इसको आधे घंटे पहले मैरिनेट करके रख लिया है। अब जी हम इसका बैटर बनाएंगे।
बैटर बनाने के बाद हम इसको इसमें डिप करेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे जी। ठीक हो गया। तो बैटर अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स पहले आप नोट करा दें। ठीक है जी। इसके इंग्रेडिएंट्स में चिकन है, सॉल्ट है, ठीक है, रेड चिली पाउडर है, हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, हम इसके अंदर लेंगे मैदा, हम इसके अंदर लेंगे कॉर्नफ्लावर और जी जो हमारा बेसन होता है वो लेंगे, इमली का पल्प लेंगे, गार्लिक पाउडर लेंगे, चाट मसाला लेंगे, धनिया पाउडर लेंगे और ज़ीरा पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे और बैटर बनाने के लिए हम इसमें दही का इस्तेमाल करेंगे। जबरदस्त। अब बैटर आप बनाना शुरू कीजिए। इसके अंदर डालेंगे ये जो हमारा बेसन होता है ये हम लेंगे 1 कप जितना, ठीक है। हम इसमें हाफ कप जितना कॉर्नफ्लावर डालेंगे, आप इसमें राइस फ्लावर भी, चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ठीक है। इसको मज़ीद क्रिस्प बनाने के लिए हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा हाफ टी स्पून जितना हम इसके अंदर सॉल्ट लेंगे, ठीक है जी। रेड चिली पाउडर लेंगे हम तकरीबन 1 टीस्पून जितना, हम इसमें गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून जितना, हल्दी इस्तेमाल करेंगे थोड़ी सी, हम इसके अंदर जो डालेंगे वो ये ज़ीरा पाउडर है ये हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना, ठीक है। और हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून जितना और जी इसके अंदर हम डालेंगे इमली का पल्प तकरीबन 2 टेबलस्पून, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। और इसमें हम डालेंगे अब चाट मसाला भर के 1 टेबलस्पून जितना हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। चिकन बनने वाली है भाई। ऐसे ही है। अब चलें, जब तक आप इसको मिक्स कर रही हैं इसमें और क्या डाल रही हैं? अब हम इसमें दही डालेंगे थोड़ा सा। इसका जो बैटर हम बनाएंगे वो दही के साथ बनाएंगे, पानी के साथ नहीं बनाएंगे। ठीक है। जब तक आप इसको दही डाल के मिक्स करेंगे तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं भाई, किचन में मेरे मौजूद है लेमन मैक्स लिक्विड सोप, उसके साथ है जनाब हमारे पास ये स्पॉन्ज। तो अगर आपके यहाँ मेहमान एक बड़ी तादाद में आ गए हैं, ज़ाहिर है रमज़ान में हम लोगों की कोशिश होती है, अफ्तार पार्टीज़ रखी जाती हैं घर में, सबको बुलाया जाता है सारी के लिए, अफ्तार के लिए, जितने हमारे प्यारे हैं उनको। तो ऐसे में बर्तनों की कोई टेंशन नहीं है, जस्ट आपने इस स्पॉन्ज पे डालना है 1 ड्रॉप और ये आया दूसरा ड्रॉप। इसको जनाब आप गीला करेंगे, डिश वॉशिंग आप करते जाएंगे, झाग बनता जाएगा, बर्तन धुलते जाएंगे, फ़ौरन से इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। ये देख लें अब्जॉर्ब हो भी गया। और जनाब मोहतरम, अगर आपके पास बार मौजूद है तो बार के साथ आपने ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करना है, ज़रा सा बार आप लगाएंगे इसके साथ और आपके बर्तन जो है वो धुलना शुरू हो जाएंगे। 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करता है और झाग बनता जाता है, बर्तन धुलते जाते हैं और आपके हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं। बड़ा जेंटली ये डिश वॉशिंग करता है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है। किसी भी तरह की खुशबू बर्तनों में से आ जाती है, समटाइम फ़िश की आ जाती है, प्याज की, लहसुन अदरक की, मीट की। तो अगर आपने लेमन मैक्स बार या लिक्विड से बर्तन वॉश किए हैं तो खुशबू आएगी, स्मेल चली जाएगी। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। उसके साथ साथ मेरा मामूल है, मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास किचन में लाजमी तौर पर जो है वो लेमन मैक्स का सोप, लेमन मैक्स कह रही हूँ, पामोलिव का सोप मौजूद होता है। और ये जनाब बड़ा ज़बरदस्त सोप है जो कि आपके हाथों को मॉइस्चराइज़ करता है, डर्ट को क्लीन करता है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि बड़ा रिफ़्रेशिंग सा एक एहसास होता है। तो ये भी किचन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे तो आदत है, मैं बार बार अपने हाथ धोती हूँ जब मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी ऑयल लग जाता है, कभी खाने की स्मेल आने लगती है, तो बंदा फ़ौरन से किसी से बात करने जाए तो स्मेल आ रही हो तो बहुत बुरा लगता है, तो हाथ धोते रहना चाहिए। जी मायदा जी, हमने इसका बैटर बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखें इस तरीके से होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना पतला होगा ना गाढ़ा होगा। लम्स आपने इसके अंदर से सारे ख़त्म कर लेने हैं, गुठलियाँ इसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर हमारी चिकन को डिप करेंगे, ज़बरदस्त। और डिप करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत ही चटपटी रेसिपी है। हमने इसमें इमली का भी इस्तेमाल किया है, चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ऑयल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। आई थिंक हो गया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। थोड़ा सा की आवाज़ तो आ रही है। हाँ जी, बस अब हम इसके अंदर चिकन। अच्छा, और इसके लिए लाजमी है कि आपने जो चिकन है वो ब्रेस्ट पीस ही लेना है? नहीं और नहीं, उसको क्यूब कट कराना है? नहीं, आप हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। वो भी आप ले सकते हैं। अगर उसको आप पहले से जो है वो बॉईल कर लें तकरीबन 60% अदरक लहसुन डाल के, ठीक है, और फिर उसको आप डिप करके पकाएं, ताकि उसका जो भी ब्लड वगैरह है वो फिर ना रहे और अच्छी तरीके से सारा फ्राई हो जाए। सही हो गया, ज़बरदस्त। ये तकरीबन हम थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। अच्छा, और चिकन को भी गला के करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑयल में ही गल जाएगा? ऑयल में ही गल जाएगा, बोनलेस है ना, जल्दी से कुक हो जाता है। ओके, तो मतलब ये भी बड़ी मज़े की रेसिपी है। ये बिल्कुल वैसे सा चिकन बॉल्स नहीं होते, ऐसे ही चिकन बॉल्स की तरह आप इसको मतलब बना सकते हैं। बच्चे बड़ा खुश होकर ऐसी चीज़ें खाते हैं। तो आज मायदा ने दोनों रेसिपीज़ जो है ना वो बच्चों की फेवरेट बनाई हैं, ये चिकन भी और साथ में फालूदा भी।
हाँ जी, और रमज़ान में ये सारे इंग्रेडिएंट्स, बेसन, कॉर्नफ्लावर वगैरह और ये सारे मसाले तो आपके घर में मौजूद होते ही हैं, क्योंकि पकोड़े हर घर के अंदर बनते हैं। तो आपने ये पकोड़ा तकरीबन पकोड़ों जैसा ही बैटर है, उसको आपने उसमें चिकन को डाल के आपने इसको डीप फ्राई करना है बस। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये हमारे यहाँ पे आपको पता है कि नूर की रेसिपी है ये, और नूर की माशाल्लाह एक रेंज है, स्टॉक्स हों या फिर नूडल्स हों, सॉसेस हों, नूर ने हमारे किचन की भी जो शान है वो बढ़ाई हुई है, और हमारे खानों के जायकों में भी ना चार चांद लगा रहा है, क्योंकि जहाँ पे चिकन ना अवेलेबल हो, स्टॉक डालो तो जनाब फटाफट से खाना चिकन के टेस्ट की डिश बन जाती है, मज़े। सही है। और आप हर चीज़ के साथ मल्टीपल डिप्स, आप नॉर के केचप के साथ, चिली गार्लिक के साथ मल्टीपल डिप्स बना सकते हैं, कोई भी फ्लेवर ऐड करके। तो ये है, अब बस ये हम इसको फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक ये फ्राई होगा यहाँ पर, ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए और ये गल भी जाए। सही, ठीक है। जब तक ये होगा तो हम अपनी रेसिपी को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लें। बिल्कुल, आप इसको एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए कि आपने इसमें क्या क्या डाला है। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आप रिपीट कर दीजिए। जी, तो हम इसके अंदर सबसे पहले चिकन को लेंगे। चिकन आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर बोनलेस यूज़ किया है। हमने इसको अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाल के और चिली पाउडर डाल के, हल्दी डाल के हमने इसको पहले से मैरिनेट करके रख दिया था, तकरीबन आधे घंटे पहले। फिर हमने जो इसका बैटर बनाया है, इसके अंदर हमने इस्तेमाल किया है बेसन, ठीक है, 1 कप जितना बेसन इस्तेमाल किया है। हमने इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। आप इसको अगर बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनाना है तो आप इसके अंदर राइस फ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसको बैटर के बनाने के लिए हमने इसमें दही यूज़ किया है। हम इसमें चिली पाउडर यूज़ करेंगे। इसके अंदर जो ड्राई मसाले जाएंगे उसमें गार्लिक पाउडर जाएगा। हम इसमें सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें जो है वो ज़ीरा पाउडर, हम इसमें चाट मसाला और जी हम इसमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स किया, चिकन को डिप किया और हमने इसको फ्राई कर दिया। अच्छा, इस बैटर को बनाकर आप फ्रिज में तकरीबन 1 हफ्ते के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो पता है वो लोग जो चाय के शौकीन होते हैं ना, वो ये कोशिश करते हैं कि जैसे ही इफ्तार होना चाय फटाफट बन जाए, और चाय के साथ ये चिकन की जो रेसिपी है ना, ये तो उधम लगेगी। तो इस दफ़ा रमज़ान में आपको पता है कि हमारे घरों के किचन के कैबिनेट में हमारी अम्मियों को जो सबसे अजीज़ जार होता है वो पत्ती वाला डब्बा होता है ना, जो पुराना सा होता है, और वो कहती हैं कि ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, जहाँ से उठाओ वहीं वापस रखा करो। तो ऐसे में इस रमज़ान लिप्टन हमारे लिए, हमारी अम्मियों के लिए ख़ास तोहफ़ा लेके आया है। वो जनाब आपके सामने है लिप्टन का जार ऑफ जॉय, जिसमें कि पत्ती जो है वो हम लोग देखते हैं कि रखी जाएगी किचन में, और ये हमारे किचन की रौनक को बढ़ाएगी। तो ये ख़ास तोहफ़ा है लिप्टन की तरफ से हमारी माओं के लिए, हमारे लिए, ये लिप्टन के जार ऑफ जॉय, जिसमें हम पत्ती ख़त्म होने के बाद शुगर भी डाल सकते हैं, सूजी डाल सकते हैं, फ्लावर डाल सकते हैं, राइस डाल सकते हैं। ये इतने खूबसूरत डब्बे हैं कि ना वाकई किचन में पड़े हुए बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने ला के रख भी लिए हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं आपको भी बता दूं कि मैंने रख लिए हैं, आप भी रख लें, क्योंकि कि सिर्फ रमज़ान का तोहफ़ा है, मैं भी रमज़ान के बाद अवेलेबल ना हो तो आप ले आएँ। जी मायदा, क्या करना है? तो अब हम इसके अंदर सरिश चिली गार्लिक के साथ हमने इसको सर्व करना है, ठीक है। सही। हम इसमें जो है वो पहले मैं इसको यहाँ पे निकाल लेती हूँ ताकि इसका ऑयल ड्रेन हो जाए। ये ऑलमोस्ट डन है, डन हो चुके हैं। अच्छा, आप आई थिंक सो ये हाई फ्लेम पे ही बनेंगे, हाई फ्लेम पे बनेंगे, ऐसे ही है। और ये है कि आपने इसको डालते ही जो है इसमें चम्मच नहीं चलाना, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। 1-2 मिनट आपने इसको छोड़ना है। ये देखें, ये इसकी जो है ये शक्ल है, ये फ्राई हो गए हैं। और ये सॉस के साथ भले वो हेलमन की म्यो हो या फिर नोर की केचप हो, क्या मज़ा आएगा खाने का, ये मुझे देख के अंदाज़ा हो रहा है ना। सही है। अच्छा, हम जो है वो इसको यहाँ पर सर्व करते हैं। थोड़ा सा इसका ऑयल निकल जाए तकरीबन, फिर हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली इस प्लेट के अंदर ठीक हो गया। तो अपने नाज़रीन को हम एक बार फिर से बता दें कि इसके अंदर जनाब मायदा ने चिकन यूज़ की है। रेसिपी आप लोग नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं की है। इसमें सॉल्ट है, रेड चिली है, टर्मेरिक है, ऑयल है, और उसके अलावा दही के साथ इन्होंने इसको मिक्स करके इसका बैटर बनाया है। और बैटर के अंदर जनाब इसमें फ्लावर है, कॉर्नफ्लावर है, और योगर्ट है, सॉल्ट है, रेड चिली है, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला और गार्लिक पाउडर और हल्दी इसमें ना थोड़ी सी डाली है। साथ में इमली का पल्प थोड़ा सा डाला है। और इसको जनाब बैटर को बनाने के बाद इन्होंने डिप किया है इसमें और इसको फ्राई कर लिया है। ज़बरदस्त। चलें जी, मायदा ने गार्निशिंग शुरू कर दी है।
जी, हमने यहाँ पर इसको अब नॉर के चिली गार्लिक के साथ, आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर चिली गार्लिक के साथ, मुझे आपका वैसे ना केचप वाला जो पैन है ना छोटा सा, हाँ। इसको क्या मैं कहूँ, ये पैन तो खैर नहीं लेकिन बना पैन की तरह हुआ है, सॉसर बहुत ही मजे का है ये, वेरी नाइस। तो जी ये हमारी दोनों रेसिपीज रेडी हैं, जो कि करशी जामे शीरी से हमने फालूदा रेडी किया है और नॉर के केचप के साथ हमने क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमने बनाया है। ज़बरदस्त। अब वो तमाम ख़वातीन जो इस वक्त हमें देख रही हैं, यकीनी तौर पर उन्होंने रेसिपी नोट कर ली होगी, आपने इफ्तार में आज यही बनाना है। ये ना हो कि मैं आपको डेली बोल के जाती हूँ कि बनाइए 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 और फीडबैक दीजिए और आप बस सुनी अनसुनी कर देते हो, ये नहीं करना, ये ज़्यादती होगी। आपने लाजमी ट्राई करना है, अपना फीडबैक देना है। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, हम आपके कमेंट को कंसिडर करेंगे और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपने ज़रूर फीडबैक देना है। तो इन रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, हमें भी खुशी होगी और आपकी बहुत तारीफ़ होगी। मुझे और शेफ़ माहिदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। वापस चलेंगे मुदस्सिर इकबाल के पास। वेलकम बैक। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और अब हम कुछ बात करने जा रहे हैं अज़्म, हिम्मत और हौसले के हवाले से। खेल का मैदान हो तो पाकिस्तान की हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं हैं। हीरो पाकिस्तान में आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़ातिमा अहमद, जो कि फ़ौजी फाउंडेशन न्यू लालाज़ार में ज़ेर तालीम है इस्लामाबाद में। फ़ातिमा जापान के शहर टोक्यो में होने वाले वर्ल्ड क्यूकेशन कराटे चैम्पियनशिप में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते के साथ शिरकत करके लौटी हैं। नौजवान एथलीट खिलाड़ी फ़ातिमा की बात करें तो वो कराटे के खेल में नेशनल लेवल पर दूसरी पोजीशन भी ले चुकी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। फ़ातिमा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, ग्रीन ब्लेज़र पहनना बड़ा एक अच्छा लगता है, लेकिन ये कराटे में ख़वातीन का आना, आपका आना, ये क्या कोई मार धाड़ वाला काम आप करना चाह रही थी? नहीं, मुझे बचपन से शौक था स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेली जाती है। मेरी फूफा एक एथलीट थी, लेकिन फिर किसी इंसिडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन बस इसी तरह सब स्पोर्ट्स में बहुत आते हैं। सही। तो कब से आप ये कर रही हैं और जब जापान गई हैं, पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया है, उस वक्त क्या फीलिंग थी और वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मैं 4 साल से गेम कर रही हूँ कराटे की, और बहुत एक एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलना बहुत अच्छा लगा। सही। अच्छा फातिमा, मुझे ये बताइएगा, आप जिस फौजी फाउंडेशन स्कूल से हैं, तो क्या स्कूल आपको सपोर्ट इस मामले में करता है, कोचिंग वगैरह के हवाले से? वहाँ कैसा आपका माहौल है? फिर फैमिली आपको कैसे सपोर्ट करती है इस अमल में? सबने बहुत सपोर्ट किया, फैमिली तो सपोर्टिव है, स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ पे, छुट्टियाँ दी और साथ साथ पढ़ाई भी करी थी। मैं 9th में हूँ, पेपर्स भी थे, तो बहुत उन्होंने सपोर्ट किया साथ साथ। अच्छा, तो अब आप सीख रही हैं, तो क्या बाकी भी बहन भाई कराटे कर रहे होते हैं या फिर आपसे डर रहे होते हैं कि फातिमा से डरना है भाई? मैं एक ही हूँ। अच्छा, आप एक ही हैं। तो स्कूल में आप जो बता रहे हैं कि बाकी फिर क्लास फेलोज डरते हैं, फातिमा कराटे की भाई चैंपियन है, तो कराटे चैंपियन से डर के रहना चाहिए, खौफ आता है? बस दोस्तों में होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो आप क्या प्लान, क्या आपके आगे गोल क्या है कि किस तरह से अपने इस कराटे को और इन चीज़ों को लेकर आगे चलना है? क्या टाइटल है जो आपने सोच रखा है कि मैंने ये जीतना है? इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा वर्ल्ड टूर्नामेंट होगी तो चैंपियन बन के आएंगे, पाकिस्तान के नाम रोशन करेंगे। सही। तो अभी आप बाकायदा कोचिंग लेती, कितने घंटे आप ट्रेनिंग वगैरह करती हैं? और ख़ास तौर पे जो बच्चियां हैं वो, उनके लिए डाइट चीज़ें बैलेंस करना भी खासा मुश्किल होता है, तो क्या करती हैं, आपकी रूटीन क्या है? नॉर्मली तो ट्रेनिंग 2 से 3 घंटे होती है, लेकिन जब टूर्नामेंट्स आती हैं तो फिर आधा दिन कराटे क्लब में गुजरा होता है मेरा तो। अच्छा, सही। अच्छा फातिमा, एक चीज़ मुझे ये भी बताइएगा कि आप को जो आप कह रहे हैं कि स्कूल से भी घर से भी सपोर्ट है, तो कुछ ऐसा प्लान है कि इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए? पाकिस्तान में जो बच्चियां हैं स्पेशली, वो डरती हैं इस किस्म के खेल से, कराटे से, बॉक्सिंग से, इन चीज़ों से, तो उनको आप समझती हैं कि सीखना चाहिए? ये आसान है? उनको सीखना चाहिए। शुरू में तो सबको डर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप गेम में आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको डर खुद ही निकल जाता है।
सही। तो फिर कि किस उम्र से आप समझती हैं कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए? फातिमा, ये मुझे बताइएगा कि किस उम्र से आप समझती हैं कि बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए? जब बच्चे इस काबिल हो जाएं, जब वो बड़े हो जाएं, जब वो ये बात एक्सेप्ट कर सकें कि हम मार भी सकते हैं और मार खा भी सकते हैं, क्योंकि ये मेंटली तौर पे गेम होती है। सही। अच्छा, ये सेल्फ डिफेंस के हवाले से कहा जाता है ना हमेशा कि जो इस तरह से खेलते हैं वो लोगों से लड़ाई नहीं करते बल्कि सेल्फ डिफेंस ज़्यादा सिखाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ साथ डिसिप्लिन सिखाता है। क्या ऐसा है ये सेल्फ डिफेंस के लिए, डिसिप्लिन के लिए गेम है? बिल्कुल है। आप में इतनी बर्दाश्त आ जाती है कि जब आप ब्लैक बेल्ट के टेस्ट देते हैं तो आपको आधा घंटा कंसेक्यूटिव खड़े होकर मार खानी होती है। तो एक बंदा आपको फुल पावर से मारे, आप कितनी देर खड़े होकर खा लेंगे? ऑब्वियसली इंसान लगती तो है, लेकिन आप मेंटली तौर पे इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप खा लेते हैं, खड़े होकर रेजिस्ट कर लेते हैं, ना आपको डरते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं। सही सही। चलें, बहुत शुक्रिया फातिमा, आप हमारे साथ मौजूद थी। इसी तरह से मुल्क का नाम रोशन करती रहें, अपने कामयाबियाँ इस तरह से समेटती रहें। फातिमा अहमद हमारे साथ मौजूद थी। और नाज़रीन, अब हम आलिम के बोल की जानिब बढ़ रहे हैं और आज का दिन, जैसे हमने इब्तिदा में बात की थी कि बड़ा एक अहम है, यौम फुरकान, ग़ज़वा बद्र और बद्र का मैदान और बद्र के मैदान के हवाले से एक बड़ी अहम बात है कि जब 313 एक तरफ थे तो 1000 का लश्कर जर्रार एक तरफ था। एक तरफ बेसरो सामानी है, दूसरी तरफ तलवारों की छनकार है। एक तरफ मोहम्मद के पैरोकार हैं और दूसरी तरफ सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं जो मोहम्मद और मोहम्मद के पैरोकारों को मिटाने आए, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन फिर अल्लाह ताला के फरिश्ते कतार अंदर कतार उतरते हैं और उसके बाद चश्मे फलक वो नज़ारा भी देखता है कि उत्बा वलीद की गर्दनें कटती हैं हमज़ा अली की तलवारों से, मुअव्वज़ व माज़ अबू जहल का गुरूर खाक में मिटाते हैं। और फिर 17 रमज़ान मुबारक में मुसलमान 14 का लहू देकर सुरखरू होते हैं और 1000 का लश्कर बेआबरू होकर लौटता है। आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही साथ आज का एक बड़ा अहम दिन है, तमाम मोमिनीन की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आज यौम विसाल भी है। इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे, उनकी अज़मत और रफ़्फ़त पे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलामा साहब, जिनसे हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। बरकत साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आज तशरीफ़ लाए हैं। अलामा मोहम्मद मोहसिन बरकाती साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। बरकत साहब, ग़ज़वा बद्र इस्लामी तारीख़ में एक मोजज़ा सा लगता है कि एक तरफ बेसर व सामानी है, दूसरी तरफ लश्कर जर्रार है, लेकिन ये फ़तह जो है ये क्या सबक देती है मुसलमानों को? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर, ये ग़ज़वा बदर जो हमें मैसेज देता है कि हमने जो है मादी क़ुव्वतों की तरफ नज़र नहीं करनी, हमने अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कामिल करना है। और ग़ज़वा बदर में जहाँ 313 सहाबाए कराम की तादाद है और कुफ़ार जो है 1000 की तादाद है, बाज़ रिवायत में आता है कि 1000 से भी ज़ायद थी। उनके पास जो है सवारियाँ भी मौजूद हैं, तलवारें भी हैं, ऊँट भी हैं, घोड़े भी हैं, जो उस वक्त की जंग की आलात थे। और जबकि जो है मुसलमान सहाबाए कराम के पास जो है कहते हैं कि 2 ऊँट थे और 70 ऊँट थे और 2 घोड़े थे, 6 ज़िरा थी जो जंगी लिबास था और जो है 8 तलवारें मौजूद थी। और ये बदर जो है मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर वाक़ है। और बदर बिन आमिर एक शख्स था, उसने ये कुआं खोदा था, तो उसी के नाम से जो इसे निस्बत है और इसके आसपास उस इलाके का नाम जो है बदर पड़ गया। और लोग आज भी हज और उम्रे के लिए जाते हैं तो लोग वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं। और ये तारीख़ इस्लाम की वो जंग है कि जिसने जो है बता दिया कि अगर हमारे इरादे पुख्ता हों और जो है अल्लाह पर यकीन कामिल हो। और आज की इसमें ये मैसेज देना चाहता हूँ हमारे इस्लामी हुक्मरानों को भी कि जब अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल हो और जज्बा ईमानी मौजूद हो तो फिर अल्लाह ताला की मदद फरिश्तों की सूरत में आ जाती है। और कुरान कहता है कि इस तक़ूलु लिल मुअमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लिन, पारा नंबर 4 आयत नंबर 123। और जो है ये सूरह आल इमरान की आयत है जिसमें फरमाया कि महबूब मोमिनीन से फरमा दीजिए कि क्या तुम्हारे लिए अल्लाह की ये मदद काफ़ी नहीं कि 3000 फरिश्तों के ज़रिए जो है मदद करें। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए कि सहाबाए कराम जो है फरमाते हैं कि हम किसी काफिर के लिए तलवार उठाते थे तो पहले से ही उसका सर तन से जुदा हो जाता था। तो ये
फरिश्ते। लेकिन इसमें अलामा साहब एक सबक जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि मदीना छोड़ के बदर आना पड़ता है, फिर फरिश्ते उतरते हैं, उतर सकते हैं फरिश्ते जो हैं वो तब जब मदीना छोड़ के आया जाए। मदीना छोड़ के बदर आए या मदीना छोड़ के करबला आए तो फिर जो है इस्लाम जिंदा होता है। तो इसके लिए सही है, कोशिश है, फिर अल्लाह ताला की मदद है। हाथ पर हाथ धरे तो फिर मुंतजर फरदा वाला मामला होगा ना। तो ये बदर के इसमें हम ये देखते हैं कि एक तरफ गरूर जो है वो खाक में मिल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब नबी वसल्लम जब कैदी जंगी हो गए हैं तो उनके साथ जो सिला रहमी वाला मामला है कि फिदिया दे के वो जान छुड़ा रहे, वरना तो जब आपको पता है गालिब आ जाते हैं, हमने तो इस तारीखों में देखा, फिर तो खूब खोपड़ियों के मीनार ही सजते रहे। लेकिन यहाँ ये भी सबक तो मिल रहा है कि किस तरह से जंग के उसूल हैं जो तय किए गए। इसमें यह है कि जब मुसलमानों को अजीम शान फतह हासिल हुई तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम से मशवरा किया, तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ने राय दी कि इन्हें जो है कत्ल कर दिया जाए। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने राय पेश की कि या रसूल अल्लाह आप इनसे फिदिया लें और जो है फिर इन्हें आज़ाद कर दें। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक अकबर की राय पर अमल किया और जो है वहाँ पर असीरान बदर से जो है आपने जो है फिदिया लिया और जो है फिर जो है ना आज़ाद किया। इसमें एक ईमान अफरोज जो है, देखें वो उसूल फिर ता क़यामत तय हो गया मुसलमानों के नज़दीक कि ये एक तरीका कार होगा जंगी कैदियों का। बहुत खूब जी। अच्छा, और जंग में हमें ये भी है कि बच्चों को, औरतों को, ख़वातीन को मारने का मतलब हुक्म नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ ख़वातीन में। अब यहाँ पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब हुजूर इस्लाम के चचा, ठीक है, वो भी उनमें थे असीरान बदर में से। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे भी इरशाद फरमाया कि आप फिदिया दें और जो है आज़ादी जो है आप हासिल करें। तो वो कहने लगे कि मेरे पास तो माल है ही नहीं कि मैं जो है आपको पेश करूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब आप मक्का से यहाँ पर आ रहे थे तो उस वक्त उम्मे फजल अपनी जोजा को और तुमने जो है सोना दिया था और ज़मीन में उसको जो है दफन किया था, और ये कहकर आ गए थे कि अगर मैं जो है शहीद हो जाऊं तो फिर जो है या मुझे कत्ल कर दिया जाए तो तुम मेरे बच्चों की कफारत कर लेना, ठीक है। लेकिन जब हज़रत अब्बास ने ये सुना तो हवास बाख्ता हो गए, कहने लगे ये बात तो मेरी और जोजा की दरमियान गुफ्तगू थी, कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था। और उन्होंने उस वक्त उन्हें अंदाजा हुआ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और फिर उन्होंने कहा कि बस अब फिदिया बाद में दूंगा, पहले कलमा पढ़ाकर अपनी गुलामी में मुझे कबूल फरमा लीजिए आप। अल्लाह अकबर, ये आपके ईमान लाने का वाक़या था हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और फिर हुजूर के दामन से ऐसे वाबस्ता हुए कि फिर जो है बरकत हासिल हुई। तो ये हमें की तरवीज में हज़रत अब्बास का फिर वो बड़ा एक रोल उनके हैसियत चचा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, अब एक तरफ हम ये देखते हैं कि निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म और सितम फ़लस्तीन का सामने है, जिस तरह से हो रहा है, मुसलमान ताकतवर होने के बावजूद भी बदर जैसे आज वाक़यात पे हम बात करते हैं, हुक्मरान हों, ताकतवर लोग हों, कुछ नहीं कर पाते, कुछ कर नहीं रहे होते। तो अल्लामा साहब ये तो फिर जुल्म फिर मुसलमानों के हिस्से में ही आएगा अगर वो बदर सामने हो और वो करें कुछ नहीं। अगर देखें वाक़या बदर को हम अपने सामने रखें और आज जो फ़लस्तीन का मसला है तो इसका हल यही है कि जिहाद, कि जो इस्लाम ने हमें जिहाद के बारे में हुक्म दिया हमने इसे पसे पुश डाल दिया। इस्लाम हमें नहीं कहता बुज़दिली का दर्स नहीं देता, इस्लाम कहता है कि जब तुम्हारी जान पर आ जाए तो अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम जो है फिर तलवारें उठाओ और फिर तुम जो है जिहाद करो। और जिहाद के जरिए जो है माशरे में अमन फैलता है और जिहाद से जो अगले को पता चलता है कि जिससे मेरा मुकाबला है, रोकने का नाम है ना, जी, जुल्म को रोकने का नाम है जी, जिहाद, बिल्कुल जिहाद जुल्म को रोकने का नाम है और जालिम को बताना है कि हम भी कमजोर नहीं हैं और इस्लाम अपनी ताकत खुद रखता है और इस्लाम को जितना दबाया जाता है उसे अल्लाह ताला उतना ही उरूज अता फरमाता है। तो आज वजह यह है कि हमारे इस्लामी हुक्मरान जो है आपस में मुत्तहिद नहीं है इस एजेंडे पर। और ग़ज़वा बदर ने जो हमें मैसेज दिया है कि तुम मादी ताकतों को मत देखो कि जो हमारे मुकाबले में हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हारे अंदर जज्बा ईमानी होना चाहिए, तुम्हारे अंदर तुम्हारे हौसले बुलंद होने चाहिए। अगर तुम्हारे हौसले बुलंद होंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हारे शामिल हाल हो जाएगी। उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो शेर इकबाल का फ़ज़ाए बद्र पैदा कर जी, फरिश्ते तेरी नुसरत करेंगे, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। लेकिन एक वो जो फ़ज़ाए बद्र है वो पैदा करना पहले ज़रूरी है, फरिश्तों का नज़ूल जो है वो बाद में। अगर हम उसी तरफ आएंगे नहीं तो फिर कैसे मुमकिन है। लेकिन अल्लामा साहब आज वक्त की भी कमी है, मैं चाहूँगा उम्मुल मोमिनीन
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आज यौम विसाल है। बड़ा खूबसूरत साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, फिर वो उम्मुल मोमिनीन भी, सहाबिया भी, जिनको हज़ारों की तादाद में अहादीस अज़बर हैं, फतवे तक उनकी ज़बान से वो दिए गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो शान है, उसके लिए तो एक तवील नशिस्तें भी चाहिए और तवील फहरिस्तें भी चाहिए। उससे वक्त कि क्या बयान करेंगे, कोई जो साथ है दोनों का, वो क्या था? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे उनके आज विसाल का उनका दिन है, और आप बुखारी की हदीस है, इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को कोट किया। आप फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि निकाह से पहले फ़रिश्तों ने एक रेशमी कपड़े पर मुझे तस्वीर दिखाई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की, और फ़रिश्तों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी ज़ोजा है, आपका इनसे निकाह होगा। अल्लाह ने पसंद फरमाया। और फिर तमाम अज़वाज में ये कवारी आपकी ज़ोजा थी, और सबसे कम उम्र जब निकाह हुआ, हिजरत के 2 साल बाद जो है उनका निकाह हुआ, तो उम्र 6 साल थी अम्मा आयशा की, और जब रुखसती हुई तो उस वक्त 9 साल उम्र थी इनकी। आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ये वो थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम इनके साथ बिस्तर पर महवे सरात होते और वही का नुज़ूल हो जाता, वही नाजिल होती। और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस हदीस की रावियाँ हैं, कहती हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारी हज़रत आयशा के पास होती और सहाबा कराम को कोई तोहफ़ा या हदिया पेश करने होते, तो इसी वक्त करते कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा के उजरे में होते। तो फिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका जो है शिकवा किया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, जब आप हमारी बारी वाली दिन यहाँ पर हमारे हुजरे में तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो ये सहाबा कराम जो है अपने हदाया और तोहफे क्यों नहीं भेजते? आप उनसे कहा करें कि हमारी बारी वाली दिन भी जो है तोहफे भेजा करें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा फेर लिया, कोई जवाब ना दिया हज़रत उम्मे सलमा से। उन्होंने दोबारा जो है अर्ज़ की, फिर चेहरा जो है ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फेर लिया। तीसरी मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा के मकाम को जानती हूँ उम्मे सलमा, जब आयशा के मैं बिस्तर पर होता हूँ तो अल्लाह ताला वही का भी नुज़ूल फरमा देता है, नुज़ूल वही होता है, ये खासा उन्हीं को हासिल है। और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जब विसाल भी हुआ, तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो है जानों में आपका सर मुबारक था हुज़ूर अलैहिस्सलाम का। और फिर जो है आपका जो है आपने जो है आप इस दुनिया से आपने विसाल फरमाया, और वक्त अलालत में भी जो है आपके रहे। और आप ये अंदाज़ा कीजिए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, जो आपके वालिद मोहतरम हैं, तमाम सहाबा में सबसे अफजल, और जो आपके शोहर है वो तमाम नबियों में सबसे अफजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। तो ये निस्बत और ये कुर्बत और ये जो ताल्लुक़ जो है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को हासिल था, तो और अज़वाज को ये हासिल ना था। और दूसरी बात यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा कि अज़वाज मुतहरात में सबसे ज़्यादा जो अहादीस जो रिवायत की हैं वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अज़दवाजी मामलात होते, अपनी अज़वाज के साथ आपका रवैया, आपकी गुफ्तगू, तो वो सहाबा कराम सवालात पूछते हज़रत आयशा से आकर, और वही इसके बारे में ज़्यादा जो है बताया करती थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का अपने अज़वाज के बारे में क्या उनका जो है अखलाकी तरीक़ा था। ज़िंदगी के पूरे पूरे चैप्टर्स जो हैं वो हम देखते हैं सासत्ता के अंदर, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी हैं, सारी रिवायात उनसे हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम जो है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ज़रिए अल्लाह ताला ने लिया है कि जो हमारे ज़ाती मामलात हैं, ज़िंदगी के मामलात हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से सारी रिवायात चीज़ें मिलती हैं। तो कहा जाता है कि वो तो सहाबियों की भी उस्ताद हैं जी अहादीस में। तो क्या हम इस कह सकते हैं कि सहाबा की भी अहादीस के अंदर वो चंद वो सहाबा कराम जिन्होंने इनसे जो है अहादीस रिवायत की, मैं ये कह जी जिन्होंने अहादीस रिवायत जाके पूछना ये क्या है, और ये इस पर जो है देखें ना इन्हें खासा हासिल है कि उन्होंने हदीस से रिवायत करती और बयान करती तो सहाबा कराम इस्तिफादा हासिल कर सकते थे। अब आइली ज़िंदगी और वो मामलात जो निजी मामलात, तो वो जो ज़ोजा है वो बेहतर जानती, और वो सच बयान करती, हक बयान करती कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का उनके साथ जो है क्या मामलात थे। तो इसी तरह जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का हर मकाम पर जो है एक इम्तियाज़ी जो इनका मकाम हासिल है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का। सही। अच्छा अल्लामा साहब, एक और चीज़ है कि यही हम देखते हैं, देखें उम्मुल मोमिनीन जितनी भी हैं वो तो हमारे लिए उनके तो ख़वातीन के लिए रास्ता ही वो है कि क्या होना चाहिए, वो तो उससे ज़्यादा आगे कुछ चीज़ ही नहीं। लेकिन आज हम आइली ज़िंदगी में जिस तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ख़वातीन के हवाले से क्या दर्स है, और मियाँ बीवी के जो ताल्लुक़ है, नबी से बढ़ के तो कोई कायनात में नहीं हो सकता ना, और नबी के अमल से बढ़ के किसी का अमल नहीं हो सकता। तो ये क्या सबक है जो एक आपसी ताल्लुक़ है
और ख़ास तौर पर जो हमारी माएँ बहनें हैं जो फिर अपनी आइली ज़िंदगी शुरू करती हैं, वो क्या सबक ले सकती हैं? उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सवाने हयात और आपकी जो सीरत हमें जो है ये मैसेज देती है कि कई ऐसे दिन होते हैं कि फाका कशी के गुजर जाते और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने जो है पेट मुबारक पर पत्थर बांधते और फिर जो है यहाँ तक कि जो है हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा तो अपनी अज़वाज से फरमाया कि देखो मेरे साथ तुम्हें रहना है तो मैंने जो है फ़कीरी को मैंने इख्तियार किया हुआ है, मैंने अमीरी को इख्तियार नहीं किया और ये मेरे इख्तियार में है। अल्लाह ताला ने तो मुझे ये कहा है कि महबूब आप चाहेंगे तो मक्का के पहाड़ों को सोना बना देंगे, जौ की रोटी ग़िज़ा, और तो कुल जहां के मालिक थे लेकिन जौ की रोटी ग़िज़ा, बिल्कुल रोटी ग़िज़ा थी। ये सब आपकी जो है पहाड़ सोने के बन जाएंगे, आपके ताबे होंगे। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फ़क्र को इख्तियार फरमाया और कहा कि फ़क्र इख्तियार करो क्योंकि मैं एक मॉडल हूँ अपनी उम्मत के लिए और मैंने जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है कि जो मेरी उम्मत के तमाम लोग गुजार सके। मेरा हर अमल उनके लिए सुन्नत हो और मेरा हर अमल उनके लिए मशाल राह हो और उनके लिए जो है एक सरचश्मा हिदायत हो। तो हमें यही मैसेज मिलता है आज के दौर में हमारी जो बीवियां हैं जो ख्वाहिशात का तकाजा करती हैं कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो वो उम्मुल मोमिन हज़रत आयशा की सीरत को देखें, हज़रत फातिमा ज़हरा की सीरत को देखें कि वो भी जब हुजूर की बारगाह में और साथ में हज़रत खदीजातुल कुबरा का साथ का देखें कि मुश्किल वक्त में कैसे साथ रहना। मुश्किल वक्त में जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना माल जो है सब पेश कर दिया दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए और जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जो है अखलाक और किरदार से इतनी मुतासिर हुई कि खुद आपने जो है निकाह की रग़बत का इजहार फरमाया उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। तो ये सबक जो है वो उम्मुल मोमिनीन की ही ज़ात से हो सकता है, हज़रत फातिमा ज़हरा उनकी ज़ात से हो सकता है जो आज हमारे ख़वातीन माएँ बहनें बेटियाँ वो हासिल कर सकती हैं अपनी ज़िंदगी को चलाने का। और अल्लामा साहब ये बार बार ये बात की जाती है ना कि उनकी सीरत पर अमल, लेकिन हम सीरत से दूर क्यों हैं, वजह क्या? असल में दरअसल बात ही है कि हमारे अंदर जो है ज़रूरत है कि हम इनका मुताला करें। एक तो सीरत का हमें मुताला होना चाहिए कि उनकी सीरत के पहलू क्या है और किन किन पहलू पर, और ये तो हमारे लिए एक मॉडल है, हमारे लिए जो है हमारे असलाफ हैं। अगर हम इनके दामन को छोड़ देंगे तो फिर आज वही हाल होगा जो हमारा हो रहा है, जो आज हम देख रहे हैं। ये बड़ा आलम का कुफर जो है हम पर गालिब है, आलम कुफर हम पर गालिब है, इसीलिए कि हमने जो है दीन इस्लाम के दामन को छोड़ दिया, कुरान के अहकामात पर अमल पैरा होना छोड़ दिया। कुरान को देखें सिर्फ पढ़ लेना तो काफ़ी नहीं है ना। मेरे को इकबाल ने कहा ना कि गंवा दी इस्लाफ से जो मीरास पाई थी, तो मामला यही है कि हमने गंवा दिया और उसके बाद आसमान ने हमें ज़मीन पर दे मारा है। बहुत शुक्रिया अलामा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अलामा मोहम्मद मोहसिन बरकत स्कॉलर। और आज के प्रोग्राम का वक्त पे ख़त्म हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के ख्याल रखिएगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक है। एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के साथ अगर आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह मोहब्बतें ही एक दूसरे में बांटते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।